ठीक है, स्टार्ट। आया? ठीक है, तो ये डिवाइस थ्योरी तुम्हारी वाली हाँ डिस्कस कर सकते हो। हाँ, हमने जो है डिवाइस थ्योरी देखी। पिछली बार हमने इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट समझा कि जो है उन्होंने क्या डिफरेंट चीज़ दी। उन्होंने ये माना कि हर हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है उसका फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होगी। हाँ, ठीक है, तो उसको उन्होंने प्लैंक्स के बेसिस पे उसकी एनर्जी फाइंड की और फिर जो है स्पेसिफिक हीट की मैथमेटिकल इक्वेशन दी। मैथमेटिकली समझने के लिए हम लोगों ने अपने नोट्स को रेफर किया है जो हमने अपने सेमेस्टर में पढ़ा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो उसी को हम देख रहे हैं अभी आज। सबसे पहले डिवाइस थ्योरीज तो फिर कुछ पोस्टुलेट्स। पहला ये कि सॉलिड कैन बी अज्यूम्ड टू बी एन आइसोट्रोपिक इलास्टिक कॉन्टिन्यूअस मीडियम। ठीक है, ये सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। आइसोट्रोपिक है, इलास्टिक है और कॉन्टिन्यूअस मीडियम मानेंगे। सेकंड इज दैट ग्रीन देयर आर बाउंड्रीज इलास्टिक वगैरह नहीं है। वाइब्रेशंस इन अ सॉलिड। हाँ, हाँ बिल्कुल, यूनिफॉर्मिटी है, वो हम आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट मानते ही हैं। एंड द थिंग इज दैट देयर आर इलास्टिक वाइब्रेशंस इन द सॉलिड, यानी एनर्जी लॉस वगैरह नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, अब थर्ड पॉइंट ये है कि द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू आर एन न्यू डी न्यू। ये इन्होंने कहा कि किसी भी शिवम होल्ड करना। ओके। हाँ सो हाँ, तो हमने वही बात कही क्या किसी डेफिनेट फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में कितने नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अकर हो रहे हैं, वो चीज देखने के लिए हमने ये वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया है कि न्यू एंड डी न्यू न्यू एंड प्लस डी न्यू की फ्रीक्वेंसी रेंज में दैट इज द एन नंबर। न्यू डी न्यू नंबर ऑफ, हाँ दैट इज अ पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, जो हमें जरूरत पड़ेगी एनर्जी फाइंड आउट करने में। यस। नाउ ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन can be assumed to be equivalent to an independent simple harmonic oscillator whose average energy according to the quantum theory is given as E bar equals h nu upon e to the power h nu upon kT minus 1. प्लैंक्स का जो है एनर्जी लॉ जो है, एनर्जी का उन्होंने जो इक्वेशन दिया है सेम वही उन्होंने यूज किया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वैलिड है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू। सो नाउ द टोटल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम atom of crystal is given by U equals integral 0 to nu m and nu du nu E bar. अच्छा, एक चीज में क्वेश्चन है मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कि यहाँ पे हमने एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी विंडो डिफाइन की, फिर इस विंडो में नंबर ऑफ मोड्स हमने डिफाइन कर दिया, फिर हम बोलते हैं कि ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन कैन बी अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू एन इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर मोड की बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन की जो एवरेज एनर्जी होगी वो एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी से खाएगी। कुछ ऐसी बात हो रही है ना? देखो देखो, हाँ बिल्कुल, द मोड्स ऑफ, देखो मोड्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, से सच बात है। ठीक है, और हमने जो विंडो ली है उसमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं। देखो वो न्यू प्लस न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में है, यानी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट है। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है यानी सिंपल सी बात है कि मोड्स डिफरेंट होंगे, राइट? हाँ, नाउ ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, can be assumed to be equivalent to an independent simple harmonic oscillator whose average energy is given by this. अब हर मोड जो होगा उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हर मोड की एनर्जी भी इसलिए जो है डिफरेंट होगी। कुल मिला के जो है यूनिफॉर्म एनर्जी उस पर्टिकुलर विंडो में नहीं होगी। ठीक है, उसमें जितने भी नंबर ऑफ मोड्स हैं उन सब की एनर्जी डिफरेंट है एंड पर्टिकुलर एनर्जी इज गिवन बाय फॉर्मूला कॉल्ड प्लैंक्स फॉर्मूला। ठीक है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर मोड अब की हमने बात हो क्या रही है, कहा और फिर कि हमें जब हमें पता है कि बहुत सारे मोड्स होंगे, एन अगर मोड्स हैं किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विंडो में, तो हम टाइम्स हम ई कर देते हैं। एन भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, ई भी फ्रीक्वेंसी का फंक्शन है, बस हो गया, है ना? कुछ ऐसा कर रहे हैं। यस, बस हो गया, हमने 0 टू न्यू एम कर दिया कि हमें पता है कि ठीक है इतने नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, जो स्मॉल एन होता है उसे हमने फिक्स कर दिया है, वो नंबर होगा। तो ये मैथमेटिकली समझ आता है कि यू की वैल्यू ये रहेगी। नाउ टू कैलकुलेट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन अ कॉन्टिन्यूअस मीडियम कंसीडर वन डायमेंशनल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फिक्स्ड एट बोथ ऑफ द एंड्स। ठीक है, अब पता करना है कि भाई मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हमें पता करना है ना कि नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है, एन न्यू डी न्यू फाइंड करना है, दैट्स इट। सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी आर डूइंग दिस थिंग।
Now equation of wave formed between the ends is given by, ये वेव इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है. यहाँ पे वेरिएबल जो है वो साई है, ठीक है. जैसे मैंने लिखा हुआ एनालॉगस टू del square y upon del x square equals हाँ 1 upon वेव c square इक्वेशन del square y upon del t square. हाँ यस वेव इक्वेशन है बेसिक, ठीक है. where c is the velocity स्पीड of propagation of wave. It is not speed of light. In the case of electromagnetic radiation, it is speed of light, but here it यस can be any velocity. यस ऑब्वियसली यस Right? So now yes. अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वी फाइंड that we get two possible solutions for this, okay. And they are in terms of x and t. That means displacement and time. So psi of x t is given by a sine n pi x by l cos 2 pi nu n t. ठीक है, n है ये nth मोड के लिए, ठीक, nth मोड के लिए, इसीलिए ठीक है. न्यू m जो है वो तो कांस्टेंट है, बट न्यू n जो है दैट इज डिफरेंट फॉर ईच n. Second solution is psi of xt is equals a sine 2 pi x upon lambda cos 2 pi nu n t. ठीक है. अब बेसिकली हम अब क्या किया है, ये दोनों सॉल्यूशंस होते हैं. यस हाँ, n को जो है पे हाँ 2 पुट किया है, देखें इज इक्वल टू 2l अपॉन एक सेकंड. ये अजम्पशन किया है. हाँ बस n अपॉन l इक्वल्स 2 बाय लैम्डा. उस चीज को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो लैम्डा इन टर्म्स ऑफ l आ जाएगा, ठीक है. लैम्डा इक्वल्स 2l बाय n. दिस इज द अलाउड वेवलेंथ. ये हम चीज जान रहे हैं, हमने कल ही ये चीज देखी थी, राइट. सो दिस इज नथिंग न्यू, बट इन्होंने डेरिवेशन दिखा दिया उसका. तो अब लैम्डा को इन टर्म्स ऑफ न्यू लिख सकता है. So nu n, that is allowed frequency, that is equal to n c upon 2l. So n यानी mode of vibration and l the length of the oscillator, ठीक है. उसके टर्म्स में फ्रीक्वेंसी हमें अलाउड पता चल गई. So n अगर n को भी मल्टीप्लाई करके देखें, अलाउड मोड. हेलो 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 अर्पित. हेलो हेलो अर्पित. हाँ शिवम. हाँ आई थिंक आई लॉस्ट यू अभी. हेलो. हाँ हेलो. तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है. एब्रप्टली एंड हो गई थी यार, क्या हुआ? पता नहीं, नेटवर्क एक्चुअली बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था इसलिए. हेलो. हाँ शिट. हाँ आई फील सो. स्क्रीन शेयरिंग शुरू करो. रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना? ओहो, रिकॉर्डिंग इंटरप्ट हो गई है. नहीं हो रही है. सेटिंग्स है. हेलो. हाँ हेलो अर्पित. क्या हो गया? अरे पता नहीं. ओके मैं दोबारा करता हूँ शेयर. हाँ. तो हमने देखा इंटरचेंज करके अलाउड पॉसिबल मोड्स क्या होंगे. सो n इक्वल्स टू l बाय c टाइम्स फ्रीक्वेंसी न्यू. इसका डेरिवेटिव ले लिया. सो dn इक्वल्स टू l बाय c d न्यू. ये हमारे पास आ गया पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स. अब क्या है, फॉर 3 dimensions द जनरल वेव इक्वेशन इज गिवन बाय दिस. तो इसमें कुछ भी नहीं किया है, उस लेफ्ट हैंड साइड में पिछले इक्वेशन को x y and z के टर्म्स में पुट कर दिया है ना, ऑल 3. अच्छा एक काम करते हैं, मैं जरा एक चीज समझना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में, कि यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था l और x के टर्म्स में, और ये हमारे फिजिकल वेरिएबल्स थे जो कि आसानी से मेजर कर सकते हैं. l जो है वो लेंथ ऑफ द लेंथ है बेसिकली. क्या बोलेंगे, किसकी लेंथ है? ऑसिलेटर की लेंथ है ना? ऑसिलेटर दो वॉल्स के बीच में डिस्टेंस है. यस, डायमेंशन ऑफ द ऑसिलेटर. x है इस केस में, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो पोजीशन जहां पर हमें साई की वैल्यू निकालनी है ना, दैट इज x. इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं ये. और फिर हमने
लैम्डा में कन्वर्ट किया है और हमने यहाँ पे फिर ये क्या है, अलाउड फ्रीक्वेंसी है ना, ये अलाउड फ्रीक्वेंसी हाँ और अलाउड वेवलेंथ में हमने कन्वर्ट किया है। इसका क्या ऐसा हमने क्यों किया है, तुम कैसे उसको बताओगे? हमने डिमेंशंस, फिजिकल डिमेंशंस से हटा करके हमने मेजरेबल डिमेंशन से हटा के हमने लैम्डा क्यों कर दिया? लैम्डा ही मेजरेबल है, हम x को नहीं फाइंड कर सकते, l को फाइंड नहीं कर सकते, हम किसी भी पॉइंट पे x नहीं फाइंड कर सकते अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, और l भी हमें नहीं पता होगा, दैट कैन बी डिफरेंट फॉर ईच केस। नहीं, x निकाल सकते हैं अगर हमें मोमेंटम नहीं निकालना है तो। मोमेंटम यहाँ पे निकालना नहीं हमें, और यहाँ पे प्रिसिशन नहीं आएगा ना। हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब चीज? हम शुरू से देखे हुए हैं एक्चुअली मुझे ये ये यू वाला समझ में आ रहा है, इसके बाद जो चीज हुई ना वो चीज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यहाँ पे हम पढ़ के बताते हैं फिर से, और ये चीज समझो, कोशिश करो। हाँ, टू कैलकुलेट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द कॉन्टिन्यूअस मीडियम वी आर कंसिडरिंग वन डायमेंशनल स्ट्रिंग। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के हमें नंबर ऑफ मोड्स फाइंड करने हैं, तो उसको ऐसे हम आर्बिट्रेरीली तो कर नहीं पाएंगे, हमें किसी एक मोड को कंसिडर करना होगा। फिर उसके जो है उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, और उसके जो रेंज होगी न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में, वो हमें फाइंड करना है ना। तो वो फाइंड करने के बाद हम इंटरनल एनर्जी निकाल पाएंगे, टोटल एनर्जी, और उसके बेसिस पे फिर जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुमने लिखा है कि टू कैलकुलेट द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो उसको मैं अगर ऐसे लिखूं टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, तो ये बेटर रहेगा ना? हाँ हाँ डेफिनेटली, वो चीज वही देखो, एन न्यू डी न्यू, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमें एन न्यू डी न्यू फाइंड करना है, दैट इज द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, नथिंग एल्स। ठीक है, द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ पर्टिकुलर निकालनी है इन द कंटीन्यूअस मीडियम, कंसीडर अ वन डायमेंशनल स्ट्रिंग। अच्छा ठीक है। ये इसलिए कहा है जिससे कि हम अज्यूम कर पाए थोड़ा सा रियलिस्टिक वर्ल्ड में, ठीक है, टू सिंपलीफाई द सिचुएशन। तो मोड को कैसे डिफाइन करोगे? मोड इज एनी इंटीजर, एनी पॉसिबल इंटीजर, ठीक है, पॉसिबल फॉर अ गिवन ऑसिलेटर थ्रू विच एनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी is generated through the oscillator. Any possible integer. Let's say कि मैं दो फ्रीक्वेंसी रेंज तो मैं दे रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 2 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 10 हर्ट्ज। तो अब ये फ्रीक्वेंसी विंडो में नंबर ऑफ मोड्स कितनी होगी? हाँ, अब इसको जानने के लिए हमें जो है लैम्डा, हमने नेक्स्ट पेज दिखाना एक बार। आया नहीं है मेरे स्क्रीन पे। हाँ, तो देखो यहाँ पर n जो है दैट इज 2L/c न्यू। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, तुमने क्या बताया, 2 से 10 के हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसी है ना। तो अब हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है, और L हमें पता L होना चाहिए, ठीक है, तो L हम पुट करेंगे, न्यू पुट करेंगे, और C हमें ऑलरेडी पता है। C दोनों वैल्यूज पुट करने नहीं है ना यहाँ पे, C क्या है? स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम है ना। हाँ हाँ हाँ, प्रोपगेशन वेव जो है उसकी हमें स्पीड पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको पुट करेंगे, देखो हमें पुट करके हमें n को इंटीजर फॉर्म में पॉसिबल लाना है। अगर देखो 2 पुट करने पे, से 2 हर्ट्ज पुट करने पे n की वैल्यू आती है से 1.5, ठीक है, से, और 10 पुट करने पे आती है 10.5 n की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हुआ कि n जो है हाँ बिल्कुल, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? 1.5 से 10.5 जा रहा है अगर, तो 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये सब वैल्यूज जो हैं, यही हाँ जो 8 नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, केवल ये मोड्स पॉसिबल हैं, ना ज्यादा ना कम ना कुछ और, तो यही तो कर ही रहे हैं। अगर हम ये बोल दें कि भाई यहाँ पर जो है वो डिस्क्रीट चंक्स में हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेकर के कंटिन्यूअस वेरिएबल मान लें अगर फ्रीक्वेंसी को,
नॉट अ डिस्क्रीट वेरिएबल, तो उसमें बहुत सारे आ सकते हैं और ये डिपेंड करेगा कि डी न्यू क्या है, कुछ ऐसा ना। हाँ देखो देखो, डी न्यू शिवम जैसे हम कल भी देख रहे थे, जो डी न्यू वाला टर्म है ना, यही तो डिफरेंस है हर पॉसिबल मोड्स के बीच के। ठीक है, ये एक एक पर्टिकुलर नंबर होगा, एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो हर फ्रीक्वेंसी रेंज का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी वाले एग्जांपल में देखा, तो n को 2 पुट करने पे एक फ्रीक्वेंसी आएगी, 3 पुट करने पे एक, और 4 करने पे, तो ये जो 2 से 3 का जो डिफरेंस होगा ना, ये सेम टू सेम डिफरेंस होगा हर पॉसिबल मोड्स के बीच में, सेम नहीं, डिफरेंस मैं होगा। ये ये बात स्पेशल है यहाँ पे। मैं एक्चुअली ये कह रहा हूँ कि यू नो कि ये फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे इंटीजर्स लेके चल रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ डेसिमल्स भी तो लेके चल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, हाँ हाँ हाँ, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो देखो देखो, एक बात है शिवम, एक बात है यहाँ पे, कुछ भी तो नहीं हो सकती यहाँ, तो सब हम यहाँ पे डी इंटरडिपेंडेंट है, न्यू और क्यों ले एन रहे हैं, को हम हमें, डेल्टा न्यू भी तो ले सकते हैं। उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे हमने ये तो मैथमेटिकल ईज के लिए किया गया है भाई, डेरिवेटिव लिया जब है, तो डी एन एक नंबर आएगा, डी न्यू एक नंबर होगा। क्या, चाहे डेल्टा एन लिखो, चाहे डेल्टा न्यू लिखो, डी न्यू लिखो, भाई हमें तो एंड में उसको इंटीग्रेट करना है, तो उसको फिर इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शली डेरिवेटिव लेने की क्या ज़रूरत है, हम परफेक्ट डिफरेंशियल लेंगे। फिर बात ये आती है, जो मैं कह रहा था पॉइंट, कि एन को हमें इंटीजर रखना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। अब उसको होल्ड करने के लिए, ट्रू होल्ड करने के लिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में मैनेज करेंगे। अच्छा, हाँ, इंटीग्रल वैल्यूज ही पॉसिबल है, तभी तो हम देखते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू एल बाई एन, तो यानी फॉर एन टू बी एन इंटीजर, लैम्डा कैन हैव सर्टेन वैल्यूज, सर्टेन पॉसिबल वैल्यूज ओनली, इट कैंट बी हाँ, कॉन्टिन्यूअस। यस यस, बात समझ रहे हो, हाँ, बस यही मेन पॉइंट है इस चीज का, और इसलिए हम नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स इन अ गिवन बिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, गिवन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, और फिर जो है हम पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स, फिर उसको एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, फिर पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए देख लेते हैं, और फिर एनर्जी आ जाती है। ओके, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया। डी एन इज इक्वल टू 2L अपॉन सी यू, यहाँ तक हो गया क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने पिछली वेव इक्वेशन देखी थी, उसको 3 डायमेंशंस के लिए लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर डेल स्क्वायर ठीक है, साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, उसको जो है लैप्लासियन ले डेल है, लिया। यहाँ पे मैंने शायद डी लिख दिया होगा। हाँ, हाँ हाँ हाँ, सही कहा, ठीक लैप्लासियन है, ही है, तीनों जो है आ ठीक गए है, हैं। अब इसका सोल्यूशन जो आ रहा है शिवम, ये भी जो है एक्स वाई और जेड के टर्म में आएगा, ठीक है, तो जैसे पिछला इक्वेशन में लिखा हुआ था, उसमें सेम तीनों टर्म्स आ गए। अब क्या किया है, पुटिंग 4 इन 3, फोर्थ जो इक्वेशन आई है, सॉल्यूशन जो है, उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 में पुट रख के करने दोबारा पे, डिफरेंशिएट कर दिया। जब 3 में पुट करेंगे तो हाँ, डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, वो भी जो है जो भी गिवन है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, और वो मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद हाँ, एन एक्स स्क्वायर एन वाई स्क्वायर एन जी स्क्वायर का ये स्फीयर का टर्म्स इन टर्म्स इक्वेशन आ ऑफ गया। न्यू स्क्वायर। हाँ, बस बस बस, बिल्कुल सही है, यही जो है इक्वेशन ऑफ स्फीयर आएगी, और जिसका रेडियस मैंने लिखा हुआ है 2L न्यू बाय सी होगा। और फिर इसकी वॉल्यूम अब ये लेंगे बहुत तो नीचे सी इमेजिनरी क्यूब हो स्फीयर है, जाएगा। इस स्फीयर का वॉल्यूम अभी ले, देखेंगे आगे क्या करना है इसका। हाँ, नहीं मैं भी बोल रहा हाँ हूँ हाँ हाँ, लेना पड़ेगा बिल्कुल ना, लेंगे क्योंकि यार, बिल्कुल। हाँ वॉल्यूम तो लेना पड़ेगा, तो वॉल्यूम लेंगे तो वही नीचे सी क्यूब आ जाएगा। हाँ 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 आगे देखेंगे कि वो हाँ। सॉरी की डेरिवेशन की स्टार्टिंग वहां से होती है। ओके, ठीक है, हाँ, तो इन्होंने इसको, मेरे को मैथमेटिकली बहुत साउंड है, बहुत साउंड है। और एन है ना, एन एक्स जो है नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स इन एन एक्स डायरेक्शन, वाई हाँ, एन वाई इन पॉसिबल मोड्स इन वाई डायरेक्शन, जेड पॉसिबल मोड्स इन जेड डायरेक्शन एंड जेड। हाँ, हाँ, अब क्या कहा कि देखो, मैंने यहाँ पे अब खुद से फुटनोट लिखा है एक तरीके से, कि now nx, ny and nz, all of them have to be greater than or equal to 0. And as yz तो integers हैं, हाँ, हाँ, positive integers हैं,
Now, Yes. hence possible number of modes lie only in one octant of the sphere. हाँ. So the volume of the given modal sphere is given by this. ये मैंने ये सोचा है कि हमने 1/8 किया था इसको, उसके वॉल्यूम को. हाँ. 1/8 करने का रीजन यही था. सारे पॉजिटिव हाँ, रहे केवल एक और ऑक्टेट को सारे इंटीजर रहे. बिल्कुल 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 बिल्कुल. अगर एक भी हमें नेगेटिव कर देंगे, मतलब एक भी नेगेटिव होगा तो कोई तो दूसरा मीनिंगलेस हो जाएगा. जो है ऑक्टेंट कंसिडर करना पड़ेगा. हाँ, वो मीनिंगलेस है, सच बात है. तो इसलिए उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हम जो है एन न्यू एक जो है वैल्यू आएगी हमारे पास. ठीक है, दैट इज पॉसिबल अच्छा, यहाँ नंबर पे ऑफ. हमने क्या किया, 4/3 पाई आर क्यूब किया तो ये वॉल्यूम आ गया, और हमने 1/8 कर दिया तो वो टोटल हाँ, वॉल्यूम आ गया. तो ये वॉल्यूम बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एन आया ना. नहीं, इन टर्म्स ऑफ न्यू आया और सी आया शिवम. अच्छा, एक चीज और है. फ्रीक्वेंसी. हाँ. अगर ये स्फीयर जो है वो एक्स वाई जेड में ना डिफाइन होके एन एक्स एन वाई और एन जेड के कार्टेशियन स्पेस में डिफाइन, हाँ. तो यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस पे इसका रेडियस बढ़ाते हैं स्फीयर का, तो एक्स की वैल्यू बढ़ेगी. बेसिकली इसकी एक्स पे जो इसकी रेडियस है वो बढ़ेगी, और एक्स का अगर बढ़ने का मतलब है कि वाई भी बढ़ेगा, जेड भी बढ़ेगा. मतलब नंबर ऑफ मोड्स कितने इंक्लूड हो सकते हैं वो बढ़ेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. देखो, हम ये स्फीयर का इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, ये बहुत ही मतलब ये देखने में जो मैथमेटिकली ट्रू है. और फिर अगर एक्स डायरेक्शन में अगर मोड्स बढ़ते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि वो वाई और जेड में भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि वेव जो है किसी एक चीज को जो है प्रायोरिटी नहीं दे सकती कि इस डायरेक्शन में प्रायोरिटी दे देंगे हम, है ना. इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर उस स्फीयर का वॉल्यूम लेते हैं तो वो बाय डेफिनेशन, उसमें सोचना ही नहीं है, वो बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ मोड आएगा, है ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यार. वो डायमेंशनली भी नंबर ऑफ मोड्स दे रहा है, और तभी हमने जो है उसको एन न्यू का जो है डेफिनेशन दिया हुआ है. ये जो वॉल्यूम है ये हमें एन न्यू देगा. दे आर द पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स फॉर्म्ड इनसाइड द फर्स्ट ऑक्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे तो ये कंप्लीट दिख ऑक्टेंट रहे हैं कि पहले हमने वॉल्यूम निकाला, हमने बोला वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ एन नंबर ऑफ मोड्स. फिर हमने बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोड्स इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी विंडो. यस, डेफिनेटली. तो यहाँ पे 3 लेवल्स हमें दिख रहे हैं साफ साफ. तो यहाँ पर हम बेसिकली हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रहे हैं जहाँ पर एक जो स्पेस है इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मोड्स, और फिर वहां से हम करके वापस ला रहे हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को. हमने ये समझा कि नंबर ऑफ मोड्स इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. वेरी अब हमने क्या देखा कि ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ मोड्स फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होंगे, तो वो एन न्यू है, और उसकी वैल्यू जो है वो करीब 4/24 पाई टू एल न्यू बाई सी होल क्यूब, राइट. अब हमने क्या करना है कि हमने तो भाई किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही जाना है. यस यस. से न्यू प्लस डी न्यू. सो इसको जो है डेरिवेटिव लिया है. तो हम यहाँ पे जब डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि लेट मी जस्ट फ्रेम दिस मैथमेटिक्स इनटू इंग्लिश लैंग्वेज. सो हम ये कह रहे हैं कि वेल अगर हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा वेरी करते हैं, डी न्यू वेरी करते हैं, तो नंबर ऑफ मोड्स कितना वेरी होंगे. कह सकते हैं हमें यही देखना है ना कि एन कितने एन रिसाइड करते हैं गिवन डी न्यू में, राइट. यस यस यस. गिवन डी न्यू में कितना रिसाइड करते हैं. हमें कंप्लीट पिक्चर नहीं चाहिए, हमें शॉर्ट पिक्चर चाहिए. यस. तो अगर हम इसको कैलकुलस के लैंग्वेज में ना लिख करके अगर हम जनरल अलजेब्रा के लैंग्वेज में लिखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई एलएचएस में जो है इस लास्ट सेकंड इक्वेशन में जो एलएचएस में है वो है n एज अ फंक्शन ऑफ न्यू, लेकिन हमने कर दिया न्यू 1 प्लस न्यू 2, और वही चीज हमने फिर की, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज पे हमने लिया. अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो चीज हमारी सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए बेटर है. मतलब मैं बेसिकली कैलकुलस को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो आई थिंक दिस इज करेक्ट, इजंट इट. हाँ, वो तुम बिल्कुल हाँ, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो रखना बहुत जरूरी है. बिल्कुल, हम भले उसे लिखेंगे नहीं बट मन में होना चाहिए. यस, दैट्स राइट. हाँ, है ना. ठीक है. ओके, गुड. तो अब हमने क्या किया कि भाई 0 to न्यू
हाँ, 0 to न्यू के लिए ये गिवन पूरा सोल्यूशन है, बट हमें चाहिए न्यू से न्यू प्लस डी न्यू, तो डेरिवेटिव लिया है डी अपॉन डी न्यू ऑफ राइट हैंड साइड, सो दिस गिव्स अस 4 पाई एल क्यूब न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब. ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर आई थिंक. यस, इट इज वेरी वेरी क्लियर. अब एन न्यू डी न्यू के पास वैल्यू फिक्स आ चुकी है, जो कि है नंबर ऑफ पॉसिबल मोड्स. हाँ, इन क्या कहते हैं, गिवन फ्रीक्वेंसी रेंज. देखो अब नई चीज स्टार्ट होती है, एंड इट्स नेम इज सी टी एंड सी एल. वेलोसिटी हमने ट्रांसफर. सी के बारे में बात की. हाँ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो फॉर्म हो रही है, जो हमने कल देखा था शिवम, कि जो गिवन वेव फॉर्म हो रही है, दैट कंटेन्स बोथ ऑफ द वेव्स, राइट. ट्रांसवर्स नेचर भी है उसका, लॉन्गिट्यूडिनल नेचर भी है. तो अब हम वेलोसिटी को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, द सी क्यूब वी वांट टू ब्रेक इट इनटू टू. यस, तो दो टर्म्स को ऐड कर देंगे. अच्छा देखो यहाँ पर अब शिवम क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल मोड जो होता है वो सिंगल मोड होता है शिवम, दैट इज बैक एंड फोर्थ. ठीक है, बट ट्रांसवर्स जो होता है दैट कंटेन्स टू पोलराइजेशन वेक्टर्स, राइट, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Yes, yes, yes. Is it right? Yes, you are right. So this way the number of modes in longitudinal vibrations will be half the number of modes in transverse vibrations. Exactly. ये हमने जो है एनालॉजी समझी है. कॉस्टिक फिजिक्स में हम तीन अलग अलग स्पीड्स की बात करते हैं, जबकि फ्लूइड्स में केवल दो होते हैं. हाँ, है ना. और सॉलिड्स, हाँ 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 हाँ, कॉस्टिक्स होते हैं तो तीन होते हैं. और जो लाइट होती है वो कितनी होती है लाइट में? लाइट दो ही होती है, दो ही होती है. दैट इज कंप्लीटली ट्रांसवर्स, है ना. यस. तो इसी चीज को जो है स्पीड को जो है वो स्प्लिट अप कर दिया है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स में. और नंबर ऑफ मोड्स जो है वो भी जो है ट्रांसवर्स में जो है वो डबल होंगे, क्योंकि दो वेक्टर्स होंगे, है ना, इट म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इनफैक्ट आई थिंक फ्लूइड्स में, मतलब अगर एयर मान के चलो, तो एयर में कितने नंबर ऑफ वेव्स ऑफ ऑसिलेशन होंगे? केवल लॉन्गिट्यूड होना चाहिए ना, केवल लॉन्गिट्यूड होता नहीं, देखो साउंड वेव जाती है अगर वेव में, हाँ, साउंड वेव तो परफेक्टली लॉन्गिट्यूडिनल है, राइट. हाँ, तो उस पे ट्रांसफर्स नहीं होते होंगे दो ठो, वो केवल सॉलिड्स नहीं होते होंगे. हाँ, नहीं होते. हाँ, वो सॉलिड्स में, यस, मेंशन थी आई थिंक, साइमन में मेंशन थी ना. हाँ, कल ही तो पढ़ रहे थे, और क्या, सही बात है. साइमन में ये चीज कही थी कि तीन वेव जो होती हैं उसमें सॉलिड्स में आएंगी तब, क्योंकि उसमें मीडियम ऐसा है जो ट्रांसफर रेट जनरेट कर सकता है. और देखो ना, साउंड वेव जो है वो तो एयर का कंप्रेशन रेरिफैक्शन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो पोलराइजेशन वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के. अच्छा, एक चीज और है मैं बोलना चाहूंगा कि ये तीन, अगर इनकी हम फिजिक्स को जरा एक बार देखें कि ये तीन अलग अलग जो जनरेट हो रही हैं सॉलिड्स में वेव्स ऑफ वाइब्रेशन, तो हम बोलेंगे अगर कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, लेट्स से वो मेटल में पड़ा हुआ है, अगर वो एक्स वाई प्लेन में गोल गोल घूमने लगे किसी एक सेंटर के अबाउट, तो वो लॉन्गिट्यूडनल बनाएगा और केवल एक ट्रांसवर्स बनाएगा. एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स. अगर वो किसी प्लेन में रह करके, वो उसका कांस्टेंट प्लेन है, उसी में रह करके वो केवल गोल गोल घूम रहा है, उसी की तरह सारे के सारे घूमना शुरू हो जाएंगे. तो उसका जो फॉरवर्ड मोशन है वो लॉन्ग बनाएगा, उसका जो साइडवे मोशन ट्रांसवर्स बनाएगा. और अगर हम बोलते हैं कि भाई वो जो पार्टिकल है वो किसी सर्कल के सर्कमफरेंस पे केवल मूव ना करके एक स्फीयर के पूरे सरफेस पे मूव कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो तरह तरह के वेव्स बनाएगा. तीन रहेंगे उसमें, दो ट्रांसवर्स, एक लॉन्ग. ये बात मैं नहीं सोच पा रहा हूँ इस वक्त. अरे मैं ये कह रहा हूँ कि इमेजिन करो कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल है मेटल के एक टर्मिनल पे, और फिर उस टर्मिनल के बाद बहुत सारे पार्टिकल्स एक लाइन में पड़े हुए हैं. केवल इमेजिन करते हैं वन डिमेंशनल एरे ऑफ पार्टिकल्स. पहला पार्टिकल जो है हमने इसको वाइब्रेट कराया, तो हम देखते हैं कि अगर हम उसको सिंपलेस्ट वाइब्रेशन देते हैं, बस हमने आगे पुश किया तो वो आगे गया, फिर वो पीछे आ गया, तो फिर उसने अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर दी, तो आगे वाला जो है वाला वो भी आगे जाएगा, पीछे आ जाएगा, फिर उसका ट्रांसफर हो गया. ऐसे करते करते लॉन्गिट्यूडनल मोशन ही केवल होगा.
बिल्कुल। अगर मैं ये बोलूं कि अगर मैंने उसको आगे भी ढकेला और थोड़ा साइडवे भी ढकेल दिया, तो वो आगे तो जाएगा लेकिन वो साइडवेज भी जाने लगेगा, तो एक वो सर्कल के सर्कम्फरेंस में घूमने लगेगा। समझ रहे हो? सर्कल के सर्कम्फरेंस में पहला पार्टिकल घूमेगा। तो अब जब ये बिल्कुल। तो अब ये ट्रांसवर्स में केवल एक ट्रांसवर्स क्रिएट करेगा, वन पोलराइजेशन वेक्टर, और दूसरे में ये लॉन्गिट्यूडनल बनाएगा। तो एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, पहला पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करेगा, जो कि आगे प्रोपेगेट करते चले जाएंगे। लेकिन ये अगर मैं अलग बोलूं, एक कॉन्सेप्ट है। यस, अगर मैं ये ये बोलूं, कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, केवल एक और केवल एक। ठीक है। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि अगर वो किसी सरकमफेरेंस पे ना करके स्फीयर के सरफेस पे वाइब्रेट करे, घूमने घूमे जितना है, तो हम देखेंगे इसमें दो ट्रांसवर्स बनेगी, एक लॉन्गिट्यूडनल बनेगा। बिल्कुल समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब तो ये थ्री शायद इमेजिन कर डायमेंशनल है। पा रहे होंगे। यस, ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा। बिल्कुल, यही चीज तो हमें इसको बहुत स्पेशल बना रही है कि भाई तीनों मोड्स जो है साथ में चल रहे हैं, हाँ, है ना। और इसको होने के लिए हमें सॉलिड चाहिए, और वही हमने एज्यूम भी किया है कि इलास्टिक सॉलिड के अंदर फॉर्म हो रहा है। काफी बढ़िया इनफैक्ट, सोचा डिवाइन ने। हाँ, इनफैक्ट जो हमारी मैडम ने पढ़ाया था, पूजा मैम ने, एक बार हम्म कि हम्म अम, जो फोनॉन थियरी जो उन्होंने बताई थी हम्म पहले, सिंगल पार्टिकल, फिर होता था कि डायटोमिक हो तो क्या होगा, है ना, हम्म हम्म दो तरह के मॉलिक्यूल्स हम्म, तो कैसा मोशन होगा। फिर हाँ। कर दिया था, फिर 3D कर दिया था, और फिर उनका जो आ रहा था हम्म अकॉस्टिक वर्सेस ऑप्टिकल, हम्म याद होगा तुम्हें, हाँ एक बार हाँ मैम ने हाँ हाँ, था फोर्थ सेमेस्टर में। तो बिल्कुल। सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे फोनॉन थ्योरी में, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे इससे, हाँ, हम इसको कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट कर पाएंगे। यस, थोड़ा मुश्किल बिल्कुल हो जरूरी है, रही नहीं तो है, ये हमें समझना बहुत अच्छा रहा ना। हमने वेव्स लेकिन को अभी तुम्हारा देख ये लिया थ्री मैटर बहुत डायमेंशन में। अच्छा है, बहुत लूसिड है। हाँ। तुम्हारा ये मैटर बहुत लूसिड है, बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तभी कल मैंने इसको रेफरेंस में दिया कि मैंने कहा तुम्हें, क्योंकि तुम इसको चीज को लेके काफी क्यूरियस थे कि इससे पहले कि हाँ, काश मिल जाता है, तो मैंने मुझे याद आया कि हाँ शायद हमें मिल सकता है। दैट्स व्हाई आई शेयर्ड विद यू। यस यस। अब ठीक है। सब जल्दी से, तो यहाँ पे ये हाँ, तो अब हमने क्वेश्चन देखा। नंबर 2 क्यों आया, ये हम्म समझ में आ गया। इस पेज का क्वेश्चन नंबर 2। समझ आ गया ना यहाँ तक। हाँ, यस, यस, यहीं तक सबसे बड़ी परेशानी थी, आगे तुम समझ लेंगे अब। हाँ, होपफुली। यस, सो अब क्या कंसिडर करें, n इक्वल्स कैपिटल N हमने assume किया है कि हाँ, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड, हाँ, एंड ईच ऑफ द एटम कंटेन्स 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, ठीक है, तो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इक्वल्स 3n। हम्म, हर एटम जो है थ्री डायग्राम जो है उसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो है कैपिटल N। हाँ, और जो है हम मान के चल रहे हैं ना कि सबका मोड डिफरेंट है, हर कोई डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में टहल रहा है। हाँ, तो हाँ, टोटल पॉसिबल मोड्स मोड्स हो जो है वो गया 3n। 3n। तो अब हमने क्या कहा कि जब हमने ये n न्यू डी न्यू हमने जो फाइंड किया था, दैट वर टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर गिवन वेवलेंथ, विंडो, फॉर गिवन विंडो, राइट। नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 to maximum frequency, that is new हाँ, max, and एंड that इक्वेटिंग will इट be टू equal to 3n। 3। yes yes yes, है ना, ल्यूसिड। सो बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है, न्यू स्क्वायर डी न्यू, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, न्यू क्यूब बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, वही हमने पुट कर दिया है, अब हमने उसको इंटरचेंज किया है। सो व्हाट वी हैव फाउंड एट 4 पाई वी। नाउ व्हाट इज वी, शिवम? एक सेकंड, कहाँ पे है, कौन सा? हमने कैपिटल वी कहाँ से आ गया यहाँ पे? अच्छा, ये वॉल्यूम है। हाँ, एल स्क्वायर को जो है वी, हाँ कंसिडर कर यस, लिया है, हाँ, दैट्स इट। एल स्क्वायर को, एल स्क्वायर को नहीं। एल एल स्क्वायर को क्यों, एल क्यूब को ना। एल क्यूब को, हाँ एल हाँ, क्यूब को। अब सही है। ठीक है। हम्म, एल क्यूब को हमने वीक लिख दिया है ना। अब क्या कहते हैं,
कि भाई एन न्यू डी कहाँ पर हो यार? क्या हुआ? इंटरनेट कनेक्शन वीक है मेरा। अच्छा, तभी बहुत मुझे जो है पेज दिख रहा है अभी, पुटिंग दिस इन टू लिख के आ रहा है। हाँ यहीं पर हो ना? हाँ, यहीं पे आगे बढ़ो। हाँ, तो देखो अब क्या था। हाँ, हमने देखो ये इक्वेशन जो फॉर्म हुई है एंड पे, ये हमने इसको, इसमें क्या आया है कि एन, कैपिटल एन, वी, सी एल, सी टी और न्यू एम, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है, वो सबको एक इक्वेशन में जोड़ दिया है, राइट। अब क्या कहते हैं, एन न्यू डी न्यू की वैल्यू जो थी वो क्या थी, अभी देखो टू में ऊपर देखो एक बार तो आसान रहेगा। हाँ, बस यहीं पर इनफैक्ट, यस। सो 4 पाई वी स्क्वायर डी न्यू 1/CL³ + 2/CT³, इसकी जगह जो है हमने पुट कर दिया 9n/व्यू न्यू एम क्यूब, है ना? दिख रहा है? तो अब क्या हुआ, डी न्यू और न्यू स्क्वायर तो रहेगा, बट बाकी सब जो है वो चेंज हो गए। तो शिवम, अब हमारे पास देखो, तुम जरा एक चीज देखो, एन न्यू डी न्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आया, कैपिटल एन और न्यू एम, जो कि मैक्स कांस्टेंट वेलोसिटी, वैल्यूज होंगी इस given मैक्स फ्रीक्वेंसी है ना? max frequency and total number of atoms present. हाँ, So these are constants for a given set, यस। right? अब न्यू स्क्वायर के टर्म्स में हमारे पास आ गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज, we have energy equation. Now we have to multiply it this by E bar and integrate it completely from 0 to nu m. That will provide us the complete energy of the harmonic oscillators present in different modes throughout the system, and the total energy hence is calculated. मैथमेटिक्स देख सकते हैं हम लोग, एन न्यू डी न्यू की जगह पुट किया 9n/न्यू एन क्यूब न्यू स्क्वायर। अब फिर ई की जगह पुट किया एच न्यू डी न्यू अपॉन e⁻h⁻kt−1. So equation becomes something like this. अब हमें इसे ना यू टेम्परेचर से टेम्परेचर के, हाँ टेम्परेचर के है वो, मैंने स्मॉल टी लिख दिया है, नेक्स्ट में शायद तो मैंने सही न किया रह है। जाए। हाँ, मैंने नेक्स्ट में सही कर दिया। दैट्स कैपिटल टी, राइट। सो अब मैथमेटिकल ईज करने के लिए हमने जो है एच न्यू अपॉन के टी को वी हैव वेरी नाइस, सब्स्टिट्यूटेड। वेरी नाइसली डन, ऑसम। हाँ, सब्स्टिट्यूशन कर दिया है। सो ये तो रिगरस मैथमेटिक्स है, so, बहुत न्यू नहीं है। इंटीग्रेशन इसका बहुत आसान नहीं है, हमें जो है कुछ मैंने जो इंटीग्रेशन किया, आई थिंक देयर समथिंग रॉन्ग इन देयर। हाँ, हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि वी हैव फाउंड यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ न्यू, एंड वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, and then we have to substitute some terms in terms of x so that it becomes an easy integral to calculate, right? यस। So इस कैलकुलेशन को मत देखो, ये मैं इसको किसी और किताब से देखेंगे। ये हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, ठीक है, बट हाँ, कंप्लीटली द नेक्स्ट 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 पेज। या यस यस, वेट वेट, ये मैम का है, ठीक है, दैट इज द रियल रिजल्ट। सो सी न्यू, सी वी एक्चुअली मैंने न्यू लिखा हुआ है गलती से। वी इक्वल्स 9n/k/xm³ xm maximum value, integration from 0 to xm kt/h x to the power 4 e to the power x dx or x-2 whole square. ये हमारे पास x के टर्म्स में आया है, where x is h nu upon kt, शिवम, राइट? मैं एक चीज करना चाहूंगा इसके आगे बढ़ने के लिए। मैं थोड़ा सा साइमन अलोंग साइड देखना चाहूंगा कि वो कहाँ ले जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, जरूर। क्योंकि हम यहाँ से अब स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? आई थिंक सो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से
हम लोग यहाँ पे है ना, हम लोग आई थिंक यही कहीं है शायद, नहीं इन्होंने नहीं, हम आगे हैं इसके। अच्छा हमने सीधे जो है CV हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ये तो एनर्जी पे है ये लोग। हाँ ये देखो C = DE/dt जो है। अच्छा, इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने जो U था ना, U को ही इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया पहले। अच्छा और हमने क्या किया था, हमने पहले उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है। तो जो है प्रोसेस थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है। कोई नहीं। इन्होंने E को जो है सॉल्व कर लिया है पूरा। अभी हमने G ओमेगा भी कंसिडर नहीं किया है फिलहाल। हमें जरूरत नहीं थी उसकी। अच्छा मुरुगेशन हमने जो है इसमें देखते हैं। दिख नहीं रहा है तुम्हें? दिख रहा है मुझे। इक्वेशन 3, 4 आर इन फ्रंट ऑफ मी। यस। तो देखो U का शिवम जो टर्म देख रहे हो, 9kT⁴/3 हाँ देख रहे हो, ये सब एज इट इज है, ऐसे हमने किया है। बस हाँ, थीटा जो है वो हमने x कंसिडर किया है। एक्चुअली इन्होंने थीटा, देखो x को मारा है h/kT और सॉरी। h/, हाँ भी आ गया। हाँ, और h/kT को माना है θ/t, यानी थीटा इज h/k। ये सब जो है वेरिएशन इसलिए दिए हैं जिससे कि भाई मैथमेटिकल ईज हो जाए, है ना। There's हाँ nothing significant about them, है ना। बस तो उसके बाद हम देखते हैं कि ठीक है, इसको जब पर्टिकुलर कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई हाई टेम्परेचर होता है शिवम। तो हाई टेम्परेचर पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट ऑफ डिवाइस थ्योरी। सो एट हाई टेम्परेचर्स x = h/kT is small and θ/t is also small. Hence e to the power θ/t equals somewhat equal to 1. Hence e to the power x - 1 equals x. ठीक है। तो इन्होंने किया है सब्स्टिट्यूट, एक तरीके से वो 3R एंड में आ जाना चाहिए। एस्टिमेशन। हाँ डेफिनेटली वो आएगा। हमने ये जरूरी है देखना कि हमने CV को सही फाइंड आउट किया है। और उसके बाद जो है हाँ, ये थोड़ा मैथमेटिकल उन्होंने कहा है कि चलो अज्यूम करते हैं कि भाई हाई टेम्परेचर है तो इसकी वैल्यू x की स्मॉल हो जाएगी कंपैरेटिवली। सो हम कुछ नेग्लेक्ट आउट कर सकते हैं एंड तो देन पता व्हेन है, वी पुट द वैल्यूज हाँ हाँ वी गेट, हाँ बस ये तो इतने मुझे से समझ में वैल्यू आ आ गया। गई है। हाँ हम्म। ये तो मुझे समझ में आ गया। एक चीज है, हाँ बस इतना है। रिस्टोर। ये देखो कल मैंने जो डाला था, कल की परसों मैंने इसका ये पढ़ो, थंबनेल जो था यूट्यूब पे। भाई आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हेलो। हाँ आई आई आई। क्या कह ये रहे थे? पढ़ो, ये देखो मैंने क्या थंबनेल बना के डाला था, डू लॉन्ग पेटिट से। हाँ मैंने मैंने देखा कि व्हाई ड्यूलोंग एंड पेटिट वेयर स्टूपिड्स। भाई ये ज्यादा लिख दिया तुमने। यार ये कोई पढ़ेगा They कहेगा are तुम लोग खुद dead. को ज्यादा होशियार समझते हो। No, they were stupid in saying that every हैं? material has the same specific heat, regardless of everything else. मतलब लोहे पत्थर में कोई डिफरेंस ही नहीं ये है, बहुत दोनों था, थोड़ा बराबर सा है। एग्जैजरेटेड हमने बोल दिया है। हाँ लेकिन ठीक है, कोई नहीं। वो भी हर टेम्परेचर पे यार, हर टेम्परेचर। हाँ वही तो, हर टेम्परेचर उनका सेम रहेगा, अभी कुछ ज्यादा ही मैंने पढ़ा। स्टेटमेंट है। हाँ सबको पता है ऐसा नहीं होता है, लेकिन when they say so, they're सीरियस। stupid. Okay. They initiated something वही that तो, was good. उन्होंने मतलब ऐसा They, किया ना। they were very close to a बिल्कुल। number that was, great number. 3R is a great हम्म number. You know, हम्म। approximations पे
वो वैल्यू आती है जो रियल थियरी है उससे, डेवाई थियरी है उससे। तो they were very close to it, but they were too of a stupid to claim that it is equal for everything at every temperature. सही कहा। राइट राइट राइट, Okay. तभी तो साइमन ने भी उनकी बजा दी। हाँ, वही बात है। Anyway, साइमन के लेक्चर्स सारे पढ़े हुए हैं, पता है, ऑनलाइन हाँ, YouTube पे। अरे वाह, क्या बात है। वो पढ़ के काफी अच्छा लगा था उस किताब को, इसलिए मैंने कहा कि हाँ शिवम, क्योंकि तुमने शेयर किया था मुझसे, तो हाँ, मैंने कहा उस किताब से पढ़ते हैं। तुमने सारा देखा इट था? वॉज अ गुड वन है। चेक किए थे बुक्स? हाँ, मैंने सारे नहीं किए थे, मैंने किटल को देखा, फिर मैंने ऑक्सफोर्ड को थोड़ा देखा, और एक दो किताबें मैंने और देखी, तो मुझे किटल नहीं समझ आई, मुझे हाँ, मुझे भी ऑक्सफोर्ड नहीं आई समझ वो, आई। मुझे वो भी नहीं आई, मुझे अभी भी नहीं आती है वो। हाँ, तो नहीं, जो समझ नहीं चलो, आता है उसे पढ़ के फिर फायदा नहीं है। वो आगे मेरे काम आएगा आगे रिसर्च में। हाँ, मे बी, डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, सो शिवम, ये टॉपिक तो आई थिंक इट्स डन। हाँ, हमने 11:35 पे स्टार्ट किया था। ओके, आप रिलेटिविटी का कुछ देखना है? उसे कल देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, श्योर यार। ये काफी इंटरेस्टिंग था और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी था। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट था। दोनों लोग आज अच्छे से समझ पाए इस चीज को। हाँ।